आपका बीएस का फर्स्ट यूनिट मैनेजमेंट में 1.4 कोऑर्डिनेशन। नेचर एंड इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। समन्वय असंभव को संभव बना देता है। कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कंडीशन हो, यदि वहां पर कोऑर्डिनेशन है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां कोऑर्डिनेशन होता है, जहां तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन का हिंदी अर्थ होता है तालमेल बनाना, सहयोग करना, एक क्रम सीक्वेंस तैयार करना। अर्थात किसी भी संगठन में विभिन्न अंगों तथा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना इस समन्वय कहलाता है। उनमें तालमेल बनाना, क्योंकि कोई भी संस्था बिना तालमेल के नहीं चल सकती। उसके लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। संस्था में ढेर सारे काम होते हैं, परचेज है, सेल है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, आदि सभी को बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि व्यवसायिक उद्देश्यों को आसानी से पाया जा सके। यदि आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हर चीज में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। समन्वय के द्वारा किसी भी निर्धारित निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में तालमेल बनाए रखने से होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना। समन्वय न केवल कर्मचारियों क्रियाओं तक ही सीमित है, अपितु काम की गति, काम की विधि, संगठन संरचना के बीच में एकीकरण और सामंजस्य स्थापित करना अकेले काम तक ही नहीं होता। आपके वर्किंग की स्पीड क्या होगी, आपका काम करने का तरीका क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके बीच में एकीकरण करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उनके बीच में तालमेल बना कर रखना, ये सब चीजें हमें क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन कहलाती है। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का मत एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में से सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डिनरी orderly arrangement of group effort to provide unity of action in pursuit of common purpose। जो आपका कॉमन पर्पस है, जो भी आपका कॉमन पर्पस, जो भी आपके सामूहिक प्रयास के लिए आवश्यक है, जो आपका कॉमन उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए जो भी आपके पास साधन है, जो भी रिसोर्स है, जो भी एक्टिविटीज, उनके बीच में एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। कोऑर्डिनेशन किसी एक मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कोऑर्डिनेशन किसी एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। ऑल ओवर संगठन में समन्वय करने का प्रयास करते हैं। समन्वय की आवश्यकता उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, तीन स्तर पर होती है। चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल, हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि समन्वय का दायित्व किसी एक लेवल पर होता है। टॉप लेवल अकेले करेगा, मिडिल करेगा, लोअर करेगा, हर एक को अपने लेवल पर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। कैसे? सभी क्रियाओं में संतुलन स्थापित करने के लिए उन पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। समन्वय कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमेशा के लिए एक बार ही पूरा कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना कैसा? समन्वय का संबंध समूह के लिए है, ना कि एकल व्यक्ति के लिए। इंटीग्रेट ग्रुप्स एफर्ट, कोई एक व्यक्ति नहीं होता, किसी एक व्यक्ति में हमें समन्वय नहीं करना। समन्वय की आवश्यकता उस समय प्रतीत होती जब किसी संगठन में अनेक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए प्रयास रत हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, वहां क्या होता है? सभी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए लगे, और सबके काम अलग अलग, सबके फंक्शन अलग अलग। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई मार्केटिंग देख, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव है संस्था को ग्रो करना, संस्था का विकास करना। तो वहां पर उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना आवश्यक है। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सर्वव्यापक काम है, परवेशिव फंक्शन है।
हर एक छोटे-छोटे लेवल पर, बड़े से बड़े लेवल पर और किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ बिज़नेस के अलावा भी, वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता को स्थापित करने के लिए, उनमें एकता बनाए रखने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों का मानना है समन्वय प्रबंध का कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह सभी कार्यों का एक प्रमुख हिस्सा है। परंतु परंपरागत प्रबंधक विशेषज्ञ जिसमें हेनरी फ्योल, आइवे टी और एल ए एलन का मानना है कि समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है। आपसे पूछा जा सकता है किसने अलग काम माना, जबकि आजकल के मैनेजर क्या मानते हैं, आधुनिक प्रबंधक इसे सभी कामों में से एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। ये छठा कार्य माना गया इनके अकॉर्डिंग। विभिन्न विश्लेषण के उपरांत यह कहा जा सकता है समन्वय प्रबंध का सार है। ये छठा काम नहीं, ये सभी के मिलकर बनता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डाइटिंग और कंट्रोल। समन्वय एवं नियोजन, नियोजन करते समय प्रबंधक को सोच विचार का संकेंद्रण समन्वय होता है। एक संगठन विभिन्न विभागों के कार्यों को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, जब उत्पादन प्रबंधक अपने विभाग के उत्पादन लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए योजना बनाता है, यदि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, यदि वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम बात करता है, तो उसे परचेज, सेल, फाइनेंस सारे डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करना पड़ेगा। अकेला वह कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। देन सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध के संगठन का कार्य के अंतर्गत संस्था के मुख्य कार्य को अनेक उपकार्यों में बांटा जाता है तथा विभागीकरण करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हम कामों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और डिपार्टमेंट बना देते हैं। उनके मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है, किसका क्या रिलेशन होगा, तथा प्रबंधक का यह उत्तरदायित्व होता है कि समस्त विभागों का एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य काम का बंटवारा सही तरीके से करे ताकि विवाद उत्पन्न ना हो और उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। समन्वय और नियुक्तिकरण, अब जो काम आपको सौंपा गया, जो वर्क निकल कर आया, उसके लिए ढेर सारी पोस्ट क्रिएट हुई। प्रबंधक का यह प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं कुशल व्यक्तियों से भरा जाए। कैसा? योग्य एवं कुशल व्यक्तियों में भरा जाए ताकि सभी क्रियाएं निर्बाध गति से आगे बढ़े तथा आसानी से समन्वय स्थापित किया जा सके। यदि एक अच्छे व्यक्ति के स्टाफिंग नहीं करेंगे, हम किसी एक सिस्टमेटिक व्यक्ति को काम पर नहीं लगाएंगे, तो शायद हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो सके। डायरेक्शन, संगठन में एक प्रबंधक अपने कार्य सभी कार्यों को विशेषता निर्देशन पर ही ज्यादा समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, डायरेक्शन पर। क्योंकि जब हम अपने अधीनस्थों का आदेश देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़े। जब हम अपने सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है हमें ऑर्डर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। विपरीत प्रभाव यदि पड़ेगा, अपोजिट इफेक्ट यदि पड़ेगा, तो मनमुटाव हो सकता है, आपस में थोड़ा सा गैप हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। समन्वय अंग खराब हो जाएगा, जो कि संगठन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि समन्वय खराब होगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, तो संस्था के लिए ठीक नहीं होता। और समन्वय और नियंत्रण, नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों तथा उसे प्राप्त करने के लिए उपलब्ध भौतिक अभौतिक साधनों एवं मानवीय प्रयास में संतुलन स्थापित किया जाता है। जो भी आपके फिजिकल, नॉन फिजिकल, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, जो भी ह्यूमन प्रैक्टिस है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता ताकि हम तालमेल बनाकर संस्था को चला सके। निष्कर्ष इस बात का निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? उपयुक्त विवेचन, देखिए आप ऐसा 4 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय की भूमिका। बिना कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसके बिना प्रबंध के
समन्वय के बिना संगठन के उद्देश्यों को पाया नहीं जा सकता। यह निश्चित निस्संदेह यह कहा जा सकता, नो डाउट, यह कोई अलग से काम नहीं है, बल्कि यह प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजर। क्या महत्व है? बड़ी अच्छी बात लिखी। 2+2 = 4 होता है। 2+2 = 4 होता है, लेकिन जहाँ कोऑर्डिनेशन होता है वो 5 हो जाता है। यदि अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ काम बढ़कर आता है, वहाँ प्लस होकर आती है हर चीज। संगठन का आकार, ये किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है? साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब व्यवसाय का आकार निरंतर बढ़ता चला जाता है, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती, भाई बिजनेस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, पर्सन बढ़ेंगे, सभी व्यक्तियों के स्वभाव, कार्य करने के तरीके, काम करने के उद्देश्य तथा उनकी सहन करने की शक्ति भी भिन्न भिन्न होती। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। इतनी भिन्नता को होते हुए एक साथ एक संगठन में कार्य करना होता है, जो कि सरल काम नहीं हो। आसानी से काम नहीं किया, सबको अलग अलग बैठते, आप ही लोग बैठे हैं, सभी अलग अलग बैठे, सबकी सोच अलग, सबकी कैपेसिटी अलग अलग, लेकिन फिर भी एक करके बिठा लो। अतः समन्वय के माध्यम से एक स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन होगा, एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कार्यात्मक भिन्नता, अब हर एक काम अलग अलग होता है, संस्था में ढेर सारे काम होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, परचेज पे डिपेंड करता है, परचेज वाला फाइनेंस पे डिपेंड करता है, फाइनेंस वाला सेल पर डिपेंड करता है, सेल वाला प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो कार्य नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक संगठन में अनेक विभागों में विभाजित होता है, यह अनेक छोटे छोटे विभाग विभाजित होते हैं। प्रत्येक विभाग अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है और उसे विशेषज्ञ होते हैं। किसको काम सौंपा जाता है? ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, और हर एक सब डिपार्टमेंट किसी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंप दिया जाता है, जो उसमें विशिष्ट होता है, जो उसमें काम करने की योग्यता रखता है, जो उसमें महारत हासिल करके रखता है, और उनके बीच में फिर कोऑर्डिनेशन बनाकर रखा जाता है। समन्वय स्थापित होने पर सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य, कुल कार्य समय के अंदर पूरा कर लेते हैं। उच्च कर्मचारी मनोबल, समन्वय द्वारा कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है, इसके परिणामस्वरूप उनका मनोबल ऊंचा होता है, उनका क्या होता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो मोरल तो इंक्रीज होगा ही। संस्था के प्रति लगन, निष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ वह काम करना चालू कर देते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन तभी किया जा सकता है जबकि उपक्रम में विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके ही प्रबंधक संपूर्ण उपक्रम के एक इकाई के रूप में देख सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड कब होगी? कब एक मैनेजर एक ऑर्डर कर सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे वो फॉलो करना पड़ेगा? कब? जब वहां पर कोऑर्डिनेशन होगा, सारी यूनिट्स को एक यूनिट मानकर चलता है, सारी यूनिट्स सिंगल यूनिट मानकर जब काम किया जाता है तब जाकर संस्था सक्सेस हो सकती है, और यदि अलग अलग डिपार्टमेंट मानकर काम किया जाएगा तो संस्था शायद सक्सेस ना हो सके। मानवीय संबंधों पर बल, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामूहिक प्रयत्नों के मार्ग में प्रायः समूह समझ-बूझ की कमी, अंतिम उद्देश्यों, लक्ष्यों के प्रति अनभिज्ञता, उद्दंडता, हठ आदि बाधाएँ आती रहती। देखिए क्यों, किससे काम कराना? मनुष्यों से कराना। तो ये सब किसी को टारगेट नहीं पता, कोई अपनी जिद पकड़ के बैठा है, कोई कुछ, कोई कुछ। तो उन्हें समन्वय द्वारा ही इन सारे संदेह, इन सारे डाउट्स, इन सब सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही एक साधन होता है। हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, और यदि हमें संतुलन स्थापित करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। क्या, क्यों आवश्यक है कोऑर्डिनेशन? क्या रिक्वायरमेंट है? साधन, कार्य की विविधता एवं उसमें विशिष्टीकरण। आज की व्यावसायिक संस्था में इतने विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इतने लोगों द्वारा किए जाते हैं, इन्हें संमिलित करना अत्यंत आवश्यक हो। क्यों? काम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, और उनमें एक रूपता लाना बड़ा कठिन काम होता है।
तो उनमें एक रूपता तो लाना ही पड़ेगा। भिन्न-भिन्न विभागों का अर्ध स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया परचेज़ डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट सब अपने-अपने में स्वतंत्र, लेकिन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको पाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। सभी अपने साथ काम करेंगे तो शायद काम ही ना हो। समन्वय की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे हायर लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सभी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। टू क्रिएशन इनोवेटिव मैन सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति के लिए समन्वय एक प्रभावी सृजनात्मक रचनात्मक शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयास का उपयोग करके ग्रुप का यूज करके नवीनतम एवं लाभोपयोगी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जो नई नई चीजें लाई जा सकती हैं। जब सभी एक दिशा में काम करना चालू करते हैं, सभी एक ही वे में काम करना चालू करते हैं, तो वहां पर काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाता है। और अनेकता में एकता समन्वय की विशेषता। संस्था अनेकता में होती है, डिफरेंशियस होते हैं, ढेर सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। उनमें यदि हमें यूनिटी लाना है तो कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। समन्वय के प्रकार हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, संस्था के भीतर आंतरिक समन्वय संगठन विभिन्न शाखाओं, संचालक, प्रबंधकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं क्रियाओं के मध्य स्थापित करता है। बाह्य समन्वय में ग्राहक, बाहरी लोग, कस्टमर हैं, इन्वेस्टर्स हैं आदि आते हैं। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उच्च स्तर से निम्न स्तर के संबंध लंबवत समन्वय होते हैं, वर्टिकल होते हैं, सीईओ, प्रमुख प्रबंधक इत्यादि। जबकि सामान्य स्तर वाले विभाग जैसे उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, जब एक लेवल के व्यक्ति मिलते हैं जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन समतल समन्वय कहलाता है। लेकिन इसके कुछ दोष भी दिए हैं। क्या दोष है? भविष्य के नहीं, फ्यूचर अनसर्टन है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता। लीडरशिप सबकी अलग-अलग होती है, सबकी ओपिनियन अलग-अलग होती है, इसलिए भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता। प्रशासकीय क्षमता में विधियों का अभाव होता है, लेखा मैनेजरियल एफिशिएंसी हर एक व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, जो नहीं उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी हो। ठीक है? प्रबंधकीय क्रियाओं में विचलन का होना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी ढेर सारे कामों में ढेर सारे डाइवर्सिफिकेशन विचलन है। इन सब कारणों से व्यवस्थित साधनों का न होना आदि। पर्याप्त मानवीय ज्ञान का अभाव, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे ह्यूमन नॉलेज है या नहीं, ह्यूमन रिलेशन का नॉलेज है या नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मशीनों में नहीं है, कोऑर्डिनेशन मनुष्यों में है। और मनुष्य में कोऑर्डिनेशन करना बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। हम सोचते तो कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन वह कोऑर्डिनेशन बन जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी बिना कोऑर्डिनेशन के कभी कोई काम नहीं हो सकता। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट नहीं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कह रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द लाइफ। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई व्यक्ति जीवन में चल नहीं सकता। इति